Welcome to our YouTube channel Audio FM 143. रावत मेंशन। दिव्यांश तो स्टेज से नीचे उतर चुका था और अब होस्ट ने कार्तिक और चेरी की एंगेजमेंट की अनाउंसमेंट कर दी थी। चेरी अपनी बढ़ती हुई धड़कनों के साथ कार्तिक की तरफ देख रही थी। एक पल के लिए तो उसका मन कर रहा था कि वो खुद ही स्टेप बैक ले ले, वो बोल दे कार्तिक को कि वो एंगेजमेंट नहीं करना चाहती, लेकिन पता नहीं क्यों चाहकर भी वो ये कर नहीं पा रही थी। दिव्यांश के इरादे भी उसके सामने क्लियर नहीं थे और उसे एक अजीब सा डर भी लग रहा था। उसकी हालत हद से ज्यादा खराब हो रही थी। वही कार्तिक ने अपना हाथ उसकी तरफ बढ़ाया और उसका हाथ मांगने लगा। उसने चेरी को पहनाने के लिए वो रिंग अपने हाथ में ले ली थी और चेरी ने भी अब अपना हाथ आगे की तरफ बढ़ा दिया। लेकिन जब कार्तिक ने उसके हाथों की तरफ देखा तो वो हैरान रह गया। वो तुरंत बोला, ये तुम्हारे हाथों को क्या हुआ चेरी? तुम्हारे हाथ ऐसे खराब कैसे हो गए? तुम्हारे हाथ तो पूरी तरह से जल गए हैं। ये सब क्या हुआ और कब हुआ? तुमने मुझे बताया क्यों नहीं? चेरी की आंखों में आंसू आ गए। वो कार्तिक को क्या ही बताती, जब उसे खुद कुछ पता ही नहीं था। वो कार्तिक की तरफ देखते हुए बोली, पता नहीं कैसे मेरे हाथ जल गए मिस्टर अवस्थी। कार्तिक गुस्से से बोला, पता नहीं कैसे जल गए? इस बात का क्या मतलब होता है चेरी? ये बोलते हुए उसका चेहरा हद से ज्यादा गुस्से से कांप रहा था और चेरी हैरानी से उसकी तरफ देख रही थी। कार्तिक गुस्से से बोला, ये जानते हुए भी कि आज हमारी एंगेजमेंट है, तुम अपने साथ इतनी लापरवाह कैसे हो सकती हो? तुम्हें अपना ख्याल रखना चाहिए था। अब तुमने अपने पूरे हाथ जला लिए। मैं तुम्हें एंगेजमेंट रिंग कैसे पहनाऊं? चेरी उसकी ये बात सुनकर और भी ज्यादा हैरान हुई। कार्तिक को उसके हाथों को देखकर उसका ख्याल करना चाहिए था। उससे पूछना चाहिए था कि वो ठीक तो है ना, लेकिन नहीं, उसे तो एंगेजमेंट की फिक्र हो रही थी। उसे समझ नहीं आ रहा था कि आखिर कार्तिक भी कैसा इंसान है। कार्तिक ने अपने माथे पर अपना हाथ रखा और बोला, दिव्यांश और निहारिका की एंगेजमेंट की रस्म भी नहीं हुई और अब हमारी भी नहीं होगी क्या? चेरी फीका सा मुस्कुराए और बोली, मेरे हाथों में तो आप रिंग नहीं पहना सकते, लेकिन आपके हाथ में तो मैं रिंग पहना सकती हूँ ना। आप मुझे मेरी रिंग दे दीजिएगा, जब मेरे हाथ ठीक हो जाएंगे तो मैं पहन लूंगी कार्तिक, लेकिन आपको मैं अभी रिंग पहना देती हूँ। कार्तिक फ्रस्ट्रेटेड होकर बोला, और ऑप्शन भी क्या है? चेरी हैरानी से उसकी तरफ देख रही थी और जब कार्तिक ने उसकी नज़रों को खुद पर महसूस किया और उसे रियलाइज हुआ कि वो किस तरह से बिहेव कर रहा है, तो वो जल्दी से खुद को कंट्रोल करते हुए बोला, आई एम सो सॉरी चेरी, वो मैं तुम्हारे हाथों को देखकर थोड़ा पैनिक हो गया था, इसलिए पता नहीं क्या कुछ बोल गया। आई एम सो सॉरी, मेरा तुम्हें हर्ट करने का कोई इरादा नहीं था, मुझे भी तुम्हारी फिक्र है। चेरी हल्का सा मुस्कुराए और बोली, जानती हूँ मिस्टर अवस्थी, ऐसी सिचुएशन में कोई भी पैनिक हो जाता है, पर आप फिक्र मत कीजिए, अगर लोग बातें भी बनाएंगे तो मुझे फर्क नहीं पड़ता। लोगों का काम है बातें बनाना। आप जानते हैं कि हम दोनों शादी करने वाले हैं, तो इन रस्मों से कुछ ज्यादा फर्क नहीं पड़ता। कार्तिक ने अपना सर हाँ में हिलाया और बोला, येस ऑफ कोर्स, तुम बिल्कुल ठीक कह रही हो। खैर अब तुम मुझे रिंग पहना दो, लेकिन ध्यान से तुम्हें कहीं लग ना जाए। चेरी ने अपना सर हाँ में हिलाया और ट्रे से रिंग उठाकर कार्तिक की तरफ बढ़ाने लगी। कार्तिक ने भी अपना हाथ उसके सामने सीधा किया हुआ था। चेरी के कानों में दिव्यांश की कही हुई बातें गूंज रही थी। उसे डर लग रहा था कि अगर उसने कार्तिक को रिंग पहना दी तो दिव्यांश किस तरह से रिएक्ट करेगा। वो तो कार्तिक को उसे टच भी नहीं करने देता, तो ऐसे में कहीं वो एक बार फिर से कार्तिक को लेकर उसे कोई धमकी ना दे। ये सोचते हुए उसका हाथ आगे की तरफ बढ़ रहा था और अब वो रिंग कार्तिक की उंगली को छूने लगी, लेकिन वो रिंग पूरी तरह से कार्तिक की फिंगर में जाती उससे पहले ही अचानक ही वहां पर गोली चलने की आवाज गूंज गई। कार्तिक के होश उड़ गए क्योंकि वो गोली उसके और चेरी के बीच से होती हुई पीछे दीवार पर जाकर धंस गई थी। चेरी के भी पैरों तले जमीन खिसक गई, उसकी सांसें गहरी हो गई और वो सामने की तरफ देखने लगी, जबकि कार्तिक तो इतना टाइम वहां पर टिका ही नहीं। वो तुरंत वहां से पीछे की तरफ हट गया था जहां पर्दे थे और सामने की तरफ देखने लगा था जहां से गोली चली थी, लेकिन अब वहां पर कोई नजर नहीं आ रहा था। चेरी के हाथ में वो रिंग अभी भी थी और कहीं ना कहीं वो समझ चुकी थी कि ये सब कुछ दिव्यांश के इशारे पर हुआ है। चेरी किसी को रिंग पहनाए ऐसा दिव्यांश कैसे ही होने दे सकता है, इसीलिए उसने ये शूट करवाया। लेकिन अगर इसमें कार्तिक या चेरी को लग जाता तो? ये सोचते हुए उसकी हार्ट बीट स्किप हो रही थी। वही एक बार फिर से गोली चली और कार्तिक अपनी जगह पर खड़ा थर थर कांपने लगा। बाकी सब लोग भी इधर उधर होने लगे थे। सबकी हालत डर से खराब होने लगी थी, लेकिन तभी दिव्यांश आगे की तरफ आया और सबकी तरफ देखते हुए बोला,
आई एम सो सॉरी एवरीबडी, एक्चुअली मुझे इस एंगेजमेंट की खुशी इतनी ज़्यादा है कि मैं इसे सेलिब्रेट करना चाहता था, वो भी अपने स्टाइल में, सेलिब्रेटरी गनफायर करके, लेकिन गलती से गोली सामने स्टेज की तरफ ही चल गई। उसकी बात सुनकर अब तो चेरी को कन्फर्म हो गया था कि ये गलती से नहीं हुई बल्कि दिव्यांश ने जानबूझकर की है। दिव्यांश के हाथ में उसकी गन अभी भी थी और चेरी ने अब अपने हाथ में पकड़ी हुई रिंग को अपने हाथ में पूरी तरह से दबा दिया था। थोड़ा हिचकिचाते हुए उसने अपना हाथ आगे की तरफ किया और फिर अपने चेहरे पर रख दिया। वो रिंग अब उसके मुंह के अंदर जा चुकी थी। दिव्यांश की नज़रें उस पर ही थी और अपनी चेरी की हरकतों को वो बहुत अच्छी तरह से समझा रहा था। कार्तिक आगे की तरफ आया और दिव्यांश की तरफ देखते हुए बोला, आर यू मैड मिस्टर रावत? अगर गलती से भी आपका निशाना इधर उधर हो जाता और मुझे कुछ हो जाता तो? तभी अचानक से व्योम बोला, लेकिन हुआ तो नहीं ना? दिव्यांश के चेहरे पर गहरी मुस्कुराहट आ गई। चेरी हैरानी से कार्तिक की तरफ देख रही थी। उसे अपनी फिक्र थी, लेकिन एक बार भी उसने ये नहीं कहा कि अगर उसे और चेरी को कुछ हो जाता तो। अगर दिव्यांश सही नहीं था तो कार्तिक भी अब उसे थोड़ा अजीब लगने लगा था। वही दिव्यांश आगे की तरफ आया और बोला, मुझसे गलती भी वो होती है मिस्टर अवस्थी जो मैं जानबूझकर करूं, वरना गलती की क्या औकात जो दिव्यांश रावत से हो जाए। अगर आपको दिव्यांश रावत की ये बात समझ आ जाए तो इट्स गुड फॉर यू, और अगर नहीं समझ में आई तो इट्स ओके, बहुत जल्द ही अच्छे से समझ आ जाएगी। ये बोलकर उसने एक नज़र चेरी की तरफ देखा और फिर वहां से पीछे हट गया। कार्तिक हैरानी से दिव्यांश की तरफ देख रहा था। गुस्से से अब उसकी मुठ्ठियां कसी हुई थी। मिस्टर अवस्थी आगे की तरफ आए और बोले, मुझे लगता है अब हमें एंगेजमेंट की रस्म को पूरा कर लेना चाहिए। चेरी के हाथ में तो तुम रिंग नहीं पहना सकते, लेकिन चेरी तो तुम्हारे हाथ में रिंग पहना सकती है ना, तो चलो जल्दी करो। उनकी बात सुनते हुए चेरी के चेहरे पर परेशानी झलकने लगी थी। वही कार्तिक अब वापस चेरी के सामने आकर खड़ा हुआ और बोला, लेट्स कंटिन्यू चेरी, और इस बार हम दोनों के बीच कोई डिस्टर्बेंस नहीं होगी। चेरी चुपचाप उसकी तरफ देख रही थी और सब मेहमान भी अब वापस अपनी अपनी जगह पर आकर खड़े हो गए थे। धरा ने व्योम की तरफ देखा और बोली, इतना सब कुछ करने का क्या फायदा जब एंगेजमेंट की रस्म तो होनी ही है। चेरी के हाथों से कार्तिक की उंगली में रिंग तो जाएगी ही ना, फिर ये सेलिब्रेटरी गन फायर का क्या मतलब बनता था। व्योम तिरछी मुस्कुराया और उसकी तरफ देखते हुए बोला, सीरियसली तुम अपने बेटे को नहीं जानती, इसलिए मैं कहता हूँ वो मेरा खून है, लेकिन यहाँ हद तो तब हो गई जब तुम चेरी को भी नहीं जानती। ये बोलते हुए उसने सामने की तरफ देखा तो धरा ने भी उसकी नज़रों का पीछा किया। अगले ही पल चेरी धीमी सी आवाज में बोली, सॉरी मिस्टर अवस्थी, लेकिन पता नहीं वो रिंग कहाँ गई जो मैं आपको पहना रही थी। जैसे ही फायर चलने की आवाज आई मैं बहुत ज़्यादा डर गई थी, इसीलिए वो रिंग मेरे हाथों से छूट गई और पता नहीं वो मिलेगी या नहीं। उसकी बात सुनते हुए कार्तिक के चेहरे पर गुस्सा झलक रहा था। वो गुस्से से चिल्लाने को हुआ, लेकिन तभी मिस्टर अवस्थी ने उसके कंधे पर अपना हाथ रख दिया था, जिससे कार्तिक थोड़ा शांत हो गया, लेकिन निहारिका गुस्से से और भी ज़्यादा लाल होने लगी थी। मिसेज अवंतिका कपूर उसकी तरफ देखते हुए बोली, मैंने तो पहले ही कहा था कि दिव्यांश को समझना इम्पॉसिबल है, हमें कुछ ना कुछ करना होगा। ये सब कुछ उसने जानबूझकर किया ताकि कार्तिक और चेरी की एंगेजमेंट की रस्म हो ही ना। ही इज सो स्मार्ट एंड मैनिपुलेटिव। अभी वो बोल ही रही थी कि निहारिका गुस्से से कांपते हुए स्टेज से उतरकर वहां से दूर चली गई। उसके पीछे पीछे अब मिसेज कपूर भी वहां से नीचे उतर चुकी थी। कार्तिक ने एक गहरी सांस ली और बोला, इट्स ओके, वैसे भी तुमने कहा ना कि इन रस्मों से कोई फर्क नहीं पड़ता, तो लेट इट बी, लेकिन ये रस्म तो ढंग से नहीं हुई, पर हम डांस तो एंजॉय कर सकते हैं ना। चेरी ने कुछ नहीं कहा, बस हल्का सा मुस्कुराई। वो दोनों भी स्टेज से उतर गए क्योंकि कपल डांस में अभी थोड़ा सा टाइम था। वही मिश्री जो दूर खड़ी ये सब कुछ देख रही थी, वो खुद से ही बोली, मैं तो सोच रही थी अमीरों की जिंदगी कितनी अच्छी होती होगी, ना किसी चीज़ की टेंशन और ना ही कोई प्रॉब्लम, लेकिन यहाँ पर भी टेंशन ही टेंशन है। अब पता नहीं इन दोनों कपल्स की एंगेजमेंट क्यों नहीं हुई। क्या फ़ायदा अगर इतना पैसा होने के बाद भी इंसान अपनी ही एंगेजमेंट की रस्म ढंग से ना कर पाए। ओह गॉड, मेरा तो सर दर्द होने लगा, एक काम करती हूँ, लाइम वाटर पी लेती हूँ। ये बोलकर वो बैकयार्ड एरिया की तरफ चली गई जहाँ पर सब कुछ प्रिपेयर हो रहा था। वहीं दूसरी तरफ रावी बहुत खुश नजर आ रही थी। वो तो चाहती थी कि दिव्यांश की एंगेजमेंट निहारिका से ना हो और कार्तिक की एंगेजमेंट चेरी से, जिस वजह से वो बहुत ज्यादा खुश थी। चारू हैरानी से उसकी तरफ देखते हुए बोली, मैं पहली बार किसी बहन को अपने ही भाई की एंगेजमेंट की रस्म खराब होने पर खुश होते हुए देख रही हूँ। मिताली भी हैरानी से बोली, ये तो सच कहा तुमने चारू। रावी एटीट्यूड से मुस्कुराते हुए बोली,
अरे तुम दोनों को क्या पता मेरी खुशी का राज, बस इतना जान लो कि आज मैं बहुत खुश हूँ। मेरा मन तो कर रहा है कि मैं जाकर किसी को किस कर लूँ। चारू और मिताली उसे हैरानी से देखने लगी, भला ऐसी खुशी कौन सेलिब्रेट करता है। लेकिन तभी रावी के पीछे से एक आवाज आई, अगर तुम चाहो तो अपनी ये खुशी मेरे साथ सेलिब्रेट कर सकती हो मिस वाइन। ये बोलते हुए वो आगे की तरफ आ रहा था और उसकी आवाज सुनकर रावी का दिल जोरों से धक धक कर रहा था। चारू और मिताली दोनों तुरंत वहां से भाग गई थी और अब अभिमन्यु रावी के बिल्कुल सामने आकर खड़ा हो गया था। अभिमन्यु रावी के बिल्कुल करीब आकर खड़ा हुआ तो रावी की धड़कनों ने शोर मचाना शुरू कर दिया। वो उसकी तरफ देखते हुए बोली, मैं किसी काले चोर के साथ अपनी हैप्पीनेस सेलिब्रेट कर लूंगी, लेकिन आपके साथ तो बिल्कुल भी नहीं। आप ही थे ना वो इंसान जिसने दिन में मेरा दिल जलाया। अब रात होते ही आपको मेरी याद आ गई। अभिमन्यु तिरछा मुस्कुरा कर बोला, वैसे तुम्हें पता है क्या एक आदमी को रात को अपनी बीवी की याद क्यों आती है। उसका सवाल सुनकर रावी के चेहरे पर अजीब से एक्सप्रेशंस आ गए। वो बहुत अच्छी तरह से जानती थी कि एक आदमी को उसकी बीवी की याद क्यों आती है। वो झट से बोली, क्योंकि आदमी एक नंबर का थरकुल्ला होता है। अपनी थरकीनेस दूर करने के लिए उसे अपनी बीवी की जरूरत होती है। अभी वो बोल ही रही थी कि अभिमन्यु अब उसके बिल्कुल करीब हो गया और उसने रावी की कमर पर अपना हाथ रखते हुए बोला, और तुम्हें पता है तुम्हारा ये डेविल खुराना हद से ज्यादा वाला थरकी है और इसकी सारी थरकीनेस तुम पर ही निकलने वाली है। रावी ने उसकी चेस्ट पर अपना हाथ रखते हुए उसे जोर से धक्का दिया और बोली, बीवी नहीं हूं मैं आपकी। अभिमन्यु एक बार फिर से उसके करीब हुआ और उसकी पीठ पर अपना हाथ रखते हुए बोला, बीवी बनना जरूरी भी नहीं। रावी की आंखें बड़ी हो गई। अगर अभिमन्यु कह देता कि बीवी बन जाओगी तो फिर भी शायद उसका रिएक्शन नॉर्मल होता, लेकिन बिना बीवी बने ही वो क्यों डेविल खुराना की थरकीनेस दूर करें। वो गुस्से से बोली, हाउ डेयर यू, आपकी ये बात कहने की हिम्मत भी कैसे हुई। अभिमन्यु उसके चेहरे पर झुककर बोला, मैं तो थरकीनेस दूर करने के तरीकों के बारे में सोच रहा हूँ और तुम हिम्मत की बात करती हो। यू नो वॉट प्रोफेसर, तो मैं फिर भी थोड़ा सॉफ्ट हूँ, लेकिन बैक पर मैं तुम्हें बहुत डोमिनेट करने वाला हूँ। उसकी बात सुनकर अब रावी के चेहरे पर डर झलकने लगा। शादी का तो पता नहीं, लेकिन अभिमन्यु के एक्सप्रेशन से उसे ऐसा लग रहा था जैसे अभी वो उसे अपनी गोद में उठाएगा और यहाँ से ले जाएगा, इसलिए उसने जल्दी से उसे धक्का दिया और तुरंत वहाँ से दूसरी तरफ भाग गई। अभिमन्यु के चेहरे पर डेविल स्माइल आ गई। वो तुरंत बोला, कहाँ भाग कर जाओगी मिस वाइन, तुम पर तो पूरा राइट है मेरा, बेशक से जब मर्जी क्लेम कर लूँ, मुझे तो तुम्हारा बाप भी नहीं रोक सकता। ये बोलते हुए उसकी नज़रें सामने खड़े व्योम रावत पर थी। वो हल्का सा मुस्कुराया और व्योम के बिल्कुल सामने आकर खड़ा हुआ। उसने अपना हाथ आगे बढ़ाया तो व्योम मुस्कुराते हुए बोला, हेलो मिस्टर खुराना, मैं आपका इंतजार कर रहा था। काफी वक्त लगाया आपने और अब तक तो एंगेजमेंट की रस्म भी हो गई जो होकर भी नहीं हुई। अभिमन्यु मुस्कुराया और बोला, वो तो मुझे पता ही था मिस्टर रावत, दिव्यांश रावत की एंगेजमेंट है, कुछ स्पाइसीनेस तो होगा ही। धरा जो व्योम के साथ खड़ी थी वो अभिमन्यु और व्योम की बातें हैरानी से सुन रही थी। व्योम किसी के साथ इतना कैजुअल अपने घर की बात करे ये उसके लिए थोड़ा शॉकिंग था। उसने व्योम को घूर कर देखा, जैसे नजरों में कह रही हो कि अपने घर का जुलूस दूसरों के सामने मत निकालो। लेकिन व्योम चेहरे पर एक डेविल स्माइल लिए बोला, आप तो जानते ही हैं दिव्यांश के बारे में, उसकी हर एक चीज टेढ़ी होती है। बेशक से मंजिल बिल्कुल सामने हो, लेकिन उसे टेढ़े रास्ते से ही जाना है। अभिमन्यु भी मुस्कुराया और बोला, इसी में तो मजा है मिस्टर रावत, ये बात तो आप भी बहुत अच्छी तरह से जानते हैं और मैं भी। उन दोनों की बातें सुनते हुए अब तो धरा को और भी ज्यादा अजीब लगने लगा था। तभी दिव्यांश वहां पर आया और उसने भी अभिमन्यु से हैंडशेक किया। अभिमन्यु उसकी तरफ देखते हुए बोला, कांग्रेचुलेशंस होकर भी ना हो सकी एंगेजमेंट के लिए। दिव्यांश हल्का सा मुस्कुराया और बोला, कभी कभी कुछ चीजों के होने से ज्यादा सुकून कुछ चीजों का ना होना देता है। वेल आप लोग कंटिन्यू कीजिए, मैं बाद में आपसे मिलता हूँ। ये बोलकर वो अंदर की तरफ जाने लगा। वही चेरी जो रावी के साथ खड़ी थी, उसकी नज़रें दिव्यांश पर थी और दिव्यांश जैसे ही दरवाजे से अंदर एंटर होने लगा उसने अपनी तिरछी नज़रें चेरी पर डाली तो चेरी का गला सूखने लगा। ठंड में भी उसे पसीने आने लगे थे। दिव्यांश जिस तरह से उसे अपनी आईब्रो उठाकर अंदर आने का इशारा करके गया उसे समझ नहीं आ रहा था कि वो करे तो करे क्या। जाएगी तो भी पछताएगी और ना जाएगी तो भी पछताएगी। दिव्यांश के अंदर जाने के बाद उसने रावी की तरफ देखते हुए कहा, तुम पार्टी एंजॉय करो, मैं अभी आती हूँ। ये बोलकर वो खुद भी अंदर की तरफ चली गई। वहीं कार्तिक चेरी को ही ढूंढ रहा था, लेकिन उसे चेरी कहीं भी नजर नहीं आ रही थी। वहीं दूसरी तरफ
मिश्री बैकयार्ड एरिया में आए और लाइम वाटर पीने लगी, लेकिन तभी अचानक से एक लड़के ने उसे आवाज लगाई, मिश्री जरा बात तो सुनना। ये देखना, ये कपकेक तुमने आगे सर्व कर दिया ना। उस लड़के की बात सुनकर मिश्री उस लड़के की तरफ देखने लगी और पीछे से एक लड़के ने सामने स्टॉल पर रखा हुआ लाइम वाटर देखा और उसमें कुछ डाला और फिर अच्छे से मिक्स कर दिया। मिश्री जो दूसरे लड़के से बात कर रही थी उसे कुछ समझ ही नहीं आया और उस लड़के से बात करने के बाद अब वापस स्टॉल की तरफ घूमी और अगले ही पल उसने उस लाइम वाटर को गटक लिया। वही जिस लड़के ने उसके लाइम वाटर में वो पाउडर मिलाया था, वो उस दूसरे लड़के के पास आकर खड़ा हुआ जिसने मिश्री को बुलाकर उसका ध्यान भटकाया था। उन दोनों लड़कों का नाम रोहन और जतिन था। वो दोनों साइड में आए तो एक शख्स वहां ऑलरेडी खड़ा था जिसके हाथ में नोटों का एक बंडल था और उसने वो बंडल उन दोनों की तरफ बढ़ा दिया। वो शख्स कोई और नहीं अंशुम रायचंद था जो रावत मेंशन में आए हुए मेहमानों की लिस्ट में था। रोहन और जतिन दोनों ने वो पैसे लिए और वहां से चले गए। वहीं अंशुम स्टॉल के पास खड़ी हुई मिश्री की तरफ देख रहा था जिसके कदम अब लड़खड़ाने लगे थे। वो मिश्री की तरफ देखते हुए बोला, सॉरी बेब्स, लेकिन मैं क्या करूं? तुम्हें पटाने का और फंसाने का वक्त नहीं है मेरे पास। अंशुम रायचंद को जो चाहिए होता है वो उसे तुरंत हासिल कर लेता है, कैसे ये बिल्कुल भी मैटर नहीं करता। ये बोलते हुए उसके चेहरे पर डेविल स्माइल थी। वहीं दूसरी तरफ रावत मेंशन के अंदर चेरी एक बार फिर से टॉयज रूम के अंदर आए। वो जानती थी कि दिव्यांश वहीं पर उसका इंतजार कर रहा होगा और जैसे ही वो अंदर आई उसकी नज़रें दिव्यांश पर गई जो एक बार फिर से बालकनी के दरवाजे से लगकर खड़ा था। वो दिव्यांश के सामने आकर खड़ी हुई और बोली, क्यों बुलाया आपने मुझे यहाँ पर? दिव्यांश चेहरे पर हल्की सी मुस्कुराहट लिए बोला, मैंने कब बुलाया? मैंने तुमसे आकर कहा क्या एक बार अंदर आओ रेड। चेरी उसके सवाल पर एक पल के लिए बिल्कुल चुप हो गई। सच ही तो कहा था दिव्यांश ने, उसने उसे खुद से तो अंदर आने के लिए कहा ही नहीं था, बस इशारा किया था, इसलिए वो मुंह बनाते हुए बोली, लेकिन इशारा तो किया था ना। दिव्यांश एक बार फिर से मुस्कुराया और बोला, बहुत जल्दी तुम मेरे इशारों को समझने नहीं लगी रेड। ये बोलते हुए उसने चेरी की पीठ पर अपना हाथ रखकर उसे अपने करीब खींचा तो चेरी के हाथ दिव्यांश की चेस्ट पर आ गए। दिव्यांश ने उसके हाथों की तरफ देखा जो अब लगभग से नॉर्मल हो चुके थे। चेरी भी अपने हाथों की तरफ देख रही थी। दिव्यांश बेहद इंटेंस वॉइस के साथ बोला, बहुत दर्द हुआ था ना? चेरी धीमे से बोली, अब ठीक है। दिव्यांश अब एक बार फिर से उसे देखते हुए बोला, अब तक तो तुम्हें इस दर्द की आदत हो गई होगी ना? तुम भी कहोगी बचपन में भी तुम्हें दर्द दिया और अब भी तुम्हें दर्द ही दे रहा हूँ। चेरी की आंखों में नमी तैर गई। वो बेहद रुआंसी होकर बोली, वो दर्द तो जैसे तैसे मैंने बर्दाश्त कर लिया, लेकिन ये दर्द सच में मेरी जान ले रहा है। अगर आपको एंगेजमेंट होने ही नहीं देनी थी तो आपने इतना सब कुछ क्यों किया? अपनी एंगेजमेंट निहारिका के साथ फिक्स क्यों की? और उस दिन मेरे और मिस्टर अवस्थी के रिश्ते के लिए भी हाँ क्यों कहा? क्यों कहा कि अगर मैं उनसे शादी करना चाहती हूँ तो बेशक से कर लूँ? अगर आप मुझे किसी और का नहीं होने देंगे और खुद भी किसी और के नहीं होंगे तो क्या मतलब बनता है इन सब रस्मों का? आज आपने एंगेजमेंट नहीं होने दी और कल को शादी। वो बोल ही रही थी कि दिव्यांश अब उसकी गर्दन पर झुका और बेहद इंटेंस वॉइस में बोला, कुछ ज्यादा ही नहीं सोचने लगी तुम रेड? अभी तो एंगेजमेंट की रस्म भी नहीं हुई और तुम शादी तक पहुंच गई। चेरी व्यंग्य से मुस्कुराए और बोली, एंगेजमेंट की रस्म तो हो जाती लेकिन आपने होने नहीं दी और अब वो रस्म चाह कर भी नहीं हो सकती, सब कुछ तो खराब हो गया। दिव्यांश तिरछा मुस्कुराया और बोला, दिव्यांश रावत चाहे तो क्या नहीं हो सकता? दिव्यांश रावत चाहे तो कहीं भी कुछ भी हो सकता है। ये बोलते हुए उसके जो एक्सप्रेशन थे साफ बता रहे थे कि कुछ न कुछ तो उसके दिमाग में अभी भी चल रहा है, लेकिन चेरी को समझ नहीं आ रहा था कि आखिर अब दिव्यांश की बातों का मतलब क्या है। तभी उसकी आंखें बड़ी हो गई जब दिव्यांश ने अपना एक हाथ पॉकेट में डाला और फिर उसमें से एक रिंग निकाली। वो रिंग जो बहुत खूबसूरत लग रही थी। देखने से ही पता चल रहा था कि वो रिंग करोड़ों की होगी और वो रिंग दिव्यांश निहारिका को तो बिल्कुल नहीं देगा। और तभी दिव्यांश ने उसका हाथ अपने हाथ में थाम लिया और उसकी रिंग फिंगर में वो रिंग पहनाने लगा। चेरी का हाथ बुरी तरह से कांपने लगा, उसकी आंखों से आंसू बहने लगे। वो जल्दी से बोली, डोंट डू दिस एवोकाडो, आपकी फियांसे निहारिका। वो बोलती ही रह गई और दिव्यांश ने वो रिंग उसके हाथों में पहना भी दी थी। चेरी की आंखों से आंसू भी छलकते रह गए। रावत मेंशन। चेरी की आंखों से आंसू बह रहे थे क्योंकि दिव्यांश उसकी उंगली में एंगेजमेंट रिंग पहना रहा था। वो रिंग जो देखने में बहुत ज्यादा खूबसूरत थी, लेकिन उस रिंग को पहनते हुए चेरी को एक अलग ही तकलीफ सी महसूस हो रही थी। अगर वो रिंग दिव्यांश उसे पूरी दुनिया के सामने पहनाता
उससे एंगेजमेंट करता तो बात ही अलग होती, लेकिन यहाँ तो उसकी एंगेजमेंट के चर्चे किसी और के साथ थे और वो रिंग उसकी उंगली में पहना रहा था। चेरी जो चाहती थी वो हो रहा था। वो दिव्यांश के हाथों से रिंग पहनना चाहती थी। आज से नहीं, बचपन से, जब से उसे इन सब चीज़ों की अकल आई थी। लेकिन आज ये चीज़ हो भी रही थी तो उसे वो सुकून नहीं मिल रहा था जो उसे मिलना चाहिए था। वही दिव्यांश ने अब उसकी तरफ देखते हुए कहा, मैंने तो तुम्हें रिंग पहना दी रेड, लेकिन तुमने तो मुझे कोई रिंग पहनाई ही नहीं। चेरी ने अपने आंसू साफ किए और बोली, मेरे पास आपको पहनाने के लिए रिंग नहीं है। वो रिंग जो मैं कार्तिक को पहनाने वाली थी, वो पता नहीं मैंने कहाँ फेंक दी। अभी वो बोल ही रही थी कि दिव्यांश ने उसकी पीठ पर अपना हाथ रखकर उसे अपने करीब खींचा और बोला, दिव्यांश रावत लोगों की छुई हुई चीज़ देखता भी नहीं, इस्तेमाल करना तो दूर की बात। ना वो किसी की चीज़ पर अपना हक जताता है और ना ही अपनी चीज़ किसी और के पास जाने दे सकता है। जो उसका है वो सिर्फ उसका ही होता है और जो उसका नहीं, दिव्यांश रावत के लिए वो एग्जिस्ट नहीं करता। ये बोलते हुए अब उसकी आवाज़ थोड़ी और ज़्यादा इंटेंस हो गई थी और चेरी का दिल जोरों से धक धक करने लगा था। पता नहीं क्यों उसे दिव्यांश की ये बातें अपने लिए लग रही थी। जिस तरह से उसने कहा कि वो अपनी चीज़ किसी और के पास नहीं जाने देता, मतलब साफ ही था कि चेरी की शादी तो वो कार्तिक से बिल्कुल नहीं होने देगा, और अगर ऐसा है तो वो क्यों इतना सब कुछ कर रहा है। सीधा सीधा एंगेजमेंट और शादी तोड़कर बात खत्म करे ना, लेकिन वो ना जाने कैसी कैसी हरकतें कर रहा था। दिव्यांश एक बार फिर से बोला, तुम्हारे पास रिंग नहीं है तो क्या हुआ रेड? दिव्यांश रावत के पास किसी चीज़ की कमी हो सकती है क्या? ये बोलते हुए उसने अपनी पॉकेट से एक छोटा सा रिंग बॉक्स निकाला और फिर उसे चेरी के सामने किया तो चेरी हल्का सा मुस्कुराए और बोली, मैं आपसे एंगेजमेंट कर रही हूँ और आपसे ही रिंग ले रही हूँ। दिव्यांश ने उसके गालों पर आए हुए बालों को अपने हाथ से पीछे किया और बोला, जब तुम मेरी हो तो मैं भी तो तुम्हारा हूँ ना रेड? मेरी हर एक चीज़ तुम्हारी है और जब हम दोनों एक है तो क्या तुम्हारा और क्या मेरा? तुम्हारी सांसें भी मेरी और मेरी धड़कनें भी तुम्हारी। ये बोलते हुए अब उसकी आवाज़ और भी ज़्यादा इंटेंस हो चुकी थी और चेरी का हाल और भी ज़्यादा बुरा होने लगा था। उसने जैसे तैसे उस बॉक्स को अपने हाथ में लिया और फिर उसमें से रिंग लेकर दिव्यांश की उंगली में पहना दी। दिव्यांश के चेहरे पर डेविल स्माइल आ गई और उसने उस रिंग की तरफ देखा और फिर चेरी के हाथ के ऊपर अपना हाथ रख दिया। चेरी के हाथ में जो रिंग थी उसके ऊपर एक बहुत बड़ा डायमंड था, लेकिन उसके नीचे क्या था इस बात से चेरी अनजान थी। लेकिन उस रिंग को देखते हुए दिव्यांश के एक्सप्रेशंस बहुत कुछ बता रहे थे। चेरी उसकी तरफ देखते हुए बोली, अब बाहर चले, सब लोग हमारा इंतजार कर रहे होंगे। दिव्यांश हल्का सा मुस्कुराया और बोला, अभी अभी हम दोनों ने एंगेजमेंट की है रेड, जरा सा सेलिब्रेट तो करने दो। ये बोलते हुए वो चेरी के अब बिल्कुल करीब होकर उसके चेहरे पर झुका और अगले ही पल उसने उसका चेहरा अपने हाथों में थाम लिया और उसे पैशनेटली किस करने लगा। चेरी के हाथ खुद ब खुद उसकी चेस्ट पर आ गए थे और वो भी धीरे धीरे उसे रिस्पॉन्स करने लगी थी ताकि दिव्यांश को ऐसा ना लगे कि वो उसे किस नहीं कर रही। कुछ देर बाद दिव्यांश ने चेरी के होठों को छोड़ा और उसके बालों से खेलने लगा। चेरी उसकी तरफ देखते हुए बोली, अब चले। दिव्यांश ने अपना चेहरा हाँ में हिलाया और फिर उसका हाथ पकड़कर उसे बाहर की तरफ ले आया। चेरी का दिल जोरों से धक धक कर रहा था कि कहीं एक बार फिर से कोई उन दोनों को साथ ना देख ले, इसलिए वो दिव्यांश से अपना हाथ छुड़ाने की कोशिश कर रही थी, लेकिन बिल्कुल धीरे धीरे। पर दरवाजे पर आकर जब दिव्यांश ने खुद ही उसका हाथ छोड़ दिया तो चेरी बस हल्का सा मुस्कुराए और फिर जल्दी से धरा की तरफ बढ़ गई। वहीं दूसरी तरफ होस्ट ने डांस की अनाउंसमेंट करनी शुरू की और सभी कपल्स को स्टेज पर बुला लिया। वही मिश्री जिसके कदम लड़खड़ा रहे थे वो धीरे धीरे चलते हुए खुद ब खुद स्टेज की तरफ पहुंच चुकी थी। उसने अपने माथे पर अपना हाथ रखा हुआ था और उसे पूरी दुनिया गोल गोल घूमती हुई नजर आ रही थी। वो स्टेज की तरफ देखते हुए बोली, मुझे मेरे घर जाना है, लेकिन पता नहीं मेरे घर का रास्ता क्या है। शायद मुझे ऊपर जाना है। ये बोलते हुए वो स्टेज की सीढ़ियां चढ़ने लगी थी और उसे स्टेज पर जाते हुए देख ध्रुवांश भी जल्दी से स्टेज की तरफ आया। वहीं दूसरी तरफ रावी अपनी ड्रिंक एंजॉय कर रही थी, लेकिन तभी अचानक से अभिमन्यु ने उसकी कमर पर अपना हाथ रखकर उसे अपनी तरफ घुमाया। एक पल के लिए रावी की हार्टबीट स्किप हो गई और वो उसकी तरफ देखते हुए बोली, क्या है? आप क्यों आए हो यहाँ पर? आपको मेरे बिना चैन नहीं मिलता क्या? अभिमन्यु उसके चेहरे पर झुका और बोला, ये तो तुमने बिल्कुल सही कहा, तुम्हारे बिना मुझे चैन नहीं मिलता और अब मेरा मन तुम्हारे साथ डांस करने को कर रहा है, तो चले डांस के लिए। रावी झट से बोली, सोचना भी मत, मैं आपके साथ कोई डांस नहीं करने वाली। यहाँ पर मेरे मॉम डैड भी है, इसलिए मेरे साथ जबरदस्ती करने की तो सोचिएगा भी मत। अभिमन्यु उसे गहरी नजरों से देखते हैं बोला, तुम मुझे चैलेंज कर रही हो?
रावी हल्का सा मुस्कुराए और बोली, अगर आपको चैलेंज लगता है तो चैलेंज ही सही, लेकिन आप यहाँ पर मेरे साथ जबरदस्ती बिल्कुल नहीं कर सकते। अगर आपने मुझे मेरी मर्जी के बिना हाथ भी लगाया तो मेरे डैड आपकी टांगें तोड़ देंगे, बेशक से फिर आप कितने ही बड़े बिजनेसमैन क्यों ना हो। उसकी बात पर अभिमन्यु हल्का सा मुस्कुराया और बोला, चलो अब ये भी देखते हैं। ये बोलते हुए उसने रावी का हाथ पकड़ा और उसे स्टेज की तरफ लेकर बढ़ने लगा। रावी के होश उड़ गए, उसने सोचा भी नहीं था कि अभिमन्यु इस तरह से सबके सामने उसका हाथ पकड़ लेगा। उसके खुद के पैर कांपने लगे थे, उसकी नज़रें इधर उधर घूमने लगी कि कहीं व्योम और धरा देख न ले, और तभी उसकी नज़र व्योम और धरा पर गई जो आपस में कुछ बात कर रहे थे। रावी का डर और भी ज्यादा बढ़ गया। उसने तेजी से अपना हाथ अभिमन्यु से छुड़ाने की कोशिश की, लेकिन अब तक अभिमन्यु उसे स्टेज पर ले आया था और चेहरे पर इंटेंस स्माइल लिए उसकी तरफ देख रहा था। वही दिव्यांश अपनी ड्रिंक एंजॉय कर रहा था। निहारिका उसके सामने आकर खड़ी हुई और बोली, क्या हुआ? स्टेज की तरफ क्यों नहीं आ रहे हो दिव्यांश? कपल डांस के लिए सब लोगों को बुलाया जा रहा है और ये पार्टी तो स्पेशली हमारे लिए है, क्या हम डांस नहीं करेंगे? दिव्यांश हल्का सा मुस्कुराया और बोला, जो लोग सब करते हैं वो दिव्यांश रावत भी करे, जरूरी तो नहीं। निहारिका तुरंत बोली, लेकिन आज हमारी एंगेजमेंट हुई है। आई मीन बेशक से रस्में ढंग से नहीं हुई, लेकिन हमारी एंगेजमेंट तो हुई है ना। सेलिब्रेशन तो बनता है ना दिव्यांश, प्लीज स्टेज पर चलो ना। अभी वो बोल ही रही थी कि दिव्यांश की नजरें सामने की तरफ गई जहां पर कार्तिक चेरी का हाथ पकड़कर उसे स्टेज की तरफ लेकर जा रहा था। चेरी उसे मना करना चाहती थी, लेकिन कार्तिक रोक ही नहीं रहा था और चेरी को मजबूरन उसके साथ जाना पड़ रहा था। उन दोनों को स्टेज की तरफ जाते हुए देख दिव्यांश ने अपना हाथ ड्रिंक के गिलास पर पूरी तरह से कस दिया और अगले ही पल वो गिलास चकनाचूर हो गया। थोड़ा सा कांच दिव्यांश के हाथ में भी लग गया, लेकिन बिना उस कांच की परवाह किए दिव्यांश ने अपने दूसरे हाथ से निहारिका का हाथ पकड़ा और तुरंत स्टेज की तरफ आ गया। वहीं चेरी ने जब उसकी तरफ देखा तो उसके चेहरे पर डर झलकने लगा और फिर उसकी नज़र दिव्यांश के हाथ की तरफ गई। वहां से खून की बूंदें गिरते हुए देख उसके पैरों तले जमीन खिसक गई।